So let's start the class on section 15 of the Police Act and we have read so far section 13 पढ़ चुके हैं, हम section 14 पढ़ चुके हैं, उसमें भी section 13 में भी एडिशनल फोर्स की बात हुई थी और section 14 में भी 13 में भी एडिशनल पुलिस फोर्स, 14 में एडिशनल पुलिस फोर्स और 15 में भी आप देखेंगे एडिशनल पुलिस फोर्स की बात है। तो आपको कंपैरेटिवली पढ़ना चाहिए। 13, 14 एंड 15 की टेबल बना लीजिएगा, वहां पर सेटिस्फेक्शन किसका है, डिप्लॉयमेंट कौन कर रहा है और व्हाट रीजंस एडिशनल फोर्स के डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कॉस्ट कौन बियर करेगा इसका, इन सभी 5-6 पॉइंट्स पर आप एक कंपैरेटिव टेबल बना, तुलनात्मक एक टेबल बना करके नोट्स बनाइएगा। चलिए इसी को 13 में पढ़ चुके हैं, 14 पढ़ चुके हैं, अब 15 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले आपको ओवरऑल समझाता हूँ। देखिए सेक्शन 15 में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जो किस राज्य सरकार किसी जिले को या किसी भी स्थान को ये पाती है कि वो डिस्टर्ब्ड है, वो डेंजरस है, या वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, निवासी हैं, या उनका कोई एक वर्ग है, उनके आचरण की वजह से, उनके कंडक्ट की वजह से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर अतिरिक्त बल की नियुक्ति होनी चाहिए, तो फिर सरकार इस प्रकार का नोटिफिकेशन कर सकती है। सरकार इस प्रकार की एक प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा कर सकती है कि अमुक जिले में, अमुक स्थान पर एक एडिशनल पुलिस फोर्स की नियुक्ति की जाती है और उसमें टाइम भी लिखा जाएगा कितने समय के लिए की जाती है। तो बेसिकली ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एडिशनल पुलिस फोर्स की अगर जरूरत महसूस करती है, राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार का सेटिस्फेक्शन होता है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उसके बारे में एक प्रोक्लेमेशन नोटिफाई करेगी, उसमें टाइम लिखेगी, ड्यूरेशन लिखेगी, पीरियड लिखेगी, कितने महीने के लिए हो गए हैं, फिर पीरियड से कम ज्यादा हो सकता है पर द सिचुएशन। उसके बेस पर फिर सीनियर पुलिस ऑफिसर वहां पर एडिशनल पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं राज्य सरकार के सैंक्शन। फिर जो एडिशनल पुलिस फोर्स का वहां पर जो खर्चा होगा वो किससे वसूला जाएगा, वो वहां के जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहां के जो निवासी हैं, उनसे ही वसूला जाएगा। और इनहेबिटेंट्स में ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो लोग वहां पर लैंड होल्डर हैं, जो वहां पर जिनके प्रॉपर्टी होल्डर हैं, वहां से बेनिफिट्स लेते हैं लेकिन वहां रहते नहीं है, दे रिजाइड समवेयर एल्स, but for the purpose of this section they may be considered as the inhabitants of that area, though they are not residing there। भले ही वो वहां निवास नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी संपत्ति है, उनकी प्रॉपर्टी है और वहां से वो बेनिफिट्स डिराइव करते हैं। और उसका जो खर्चा है, जो खर्चा होगा एडिशनल पुलिस फोर्स का, वो बटेगा कैसे, कौन बटेगा, उसके लिए बांटने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और वो किस बेस पे करते हैं, वो रेस्पेक्टिव मींस, मतलब इनहेबिटेंट्स के किसके पास कितने साधन हैं उसके अनुसार देख करके, इंक्वायरी करके तब वो डिसाइड कर सकते हैं उनसे कैसे उनसे कितना कितना पार्ट उस पोस्ट का लिया जाए। तो ये सारा कुछ है इसका सार सेक्शन 15 का जो मैंने आपको बताया। और इसके बाद में हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू भी देखेंगे। आई बिलीव आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा सेक्शन 15 का। अब हम पढ़ते हैं इसका ऑपरेटिव पार्ट। चलिए हेडिंग से तो क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स का। अब देख लीजिए, इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स, स्टेट को लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट क्या, टू डिक्लेयर दैट एनी एरिया हैज बीन फाउंड टू बी डिस्टर्ब्ड, डेंजरस, इन ए डिस्टर्ब्ड और डेंजरस स्टेट। तो राज्य सरकार ये घोषित कर सकती है, राज्य सरकार को पावर दी गई है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द, देखिए लाइन है ना, इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो मतलब ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी पावर है, अगर वो ऐसा करती है तो लॉफुल होगा क्या करना, कि एक एरिया क्या पाया गया, डिस्टर्ब्ड पाया गया, उसके डेंजरस पोजीशन में है, वो वहां की स्थितियां भयावह हैं, खतरनाक है, या फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सच एरिया, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सच एरिया और एनी क्लास और सेक्शन ऑफ देम, वहां के जो निवासी हैं उनके आचरण, कंडक्ट ऑफ द इनहेबिटेंट,
या सभी इनहेबिटेंट्स नहीं, उसके कुछ खास वर्ग, एक विशेष जाति वर्ग हो सकता है, एक विशेष धर्म विशेष हो सकता है, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से इट इज एक्सपीडियंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पुलिस, वहां पर नंबर ऑफ पुलिस का बढ़ाया जाना समीचीन होगा, आवश्यक होगा, नेसेसरी होगा। तो वहां पर ये राज्य सरकार देखेगी, राज्य सरकार डिक्लेयर कर रही है, किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड मान रही है, किसी एरिया को डेंजरस मान रही है, या ये मान रही है वहां के निवासियों या उसके किसी एक वर्ग का आचरण है कि भाई वहां पर तो अतिरिक्त पुलिस बल का लगाया जाना जरूरी है। ये लाइन मिस नहीं कर सकते हम। कैसे करेगी डिक्लेयर? बाय प्रोक्लेमेशन। कहां पे करेगी? टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट करेगी। तो ये डिक्लेरेशन होगी वो कैसे होगी? एक प्रोक्लेमेशन इन द गजेट के अनुसार। गॉट इट? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और कब करती है? देखिए ये, वेयर नॉर्मल पुलिस स्ट्रेंथ इज इनसफिशिएंट, जब जो नॉर्मल पुलिस स्ट्रेंथ है सरकार को कम लगेगी, ऐसी स्थिति में कि अतिरिक्त पुलिस बल की यहाँ पर आवश्यकता है। कर लेंगे आप लोग? अब कर लीजिए। देखिए, तो इस लाइन को पढ़ लीजिए, मैं इस लाइन को पढ़वाऊंगा आपको और यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। द गवर्नमेंट मस्ट फर्स्ट इशू ए फॉर्मल प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग द एरिया डिस्टर्ब्ड। कि ये जो फॉर्मेलिटी है प्रोक्लेमेशन की, ये एक नेसेसिटी है, ये ध्यान रखना, मस्ट है। ये गवर्नमेंट को नोटिफाई करना ही होगा। गवर्नमेंट ये कहती, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा ये एरिया तो बहुत खतरनाक है, उससे काम नहीं चलेगा, वर्बल से नहीं चलेगा, प्रॉपरली आपको गजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे फिल्म्स लगाइए, पीफो फिल्म्स लगाइए, वहां से क्वेश्चन बनेगा आपका ये। और बेसिस क्या है? एडिशनल पुलिस फोर्स। एडिशनल पुलिस फोर्स का लगाने का बेस क्या माना गया है? उससे भी क्वेश्चन आता है। नंबर 1 क्या है? ईदर कंडीशन ऑफ द एरिया, उस एरिया की स्थिति पर, कंडीशन पर। एक तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा हो सकता है ऑन द कंडक्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स, वहां के जो निवासी हैं उनके कंडक्ट के आधार पर। तो अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के 2 आधार हैं, उस एरिया की स्थिति का आकलन या वहां के इनहेबिटेंट्स का आचरण। इसके आधार पर राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। और वो करती है कि हाँ लगाना है, तो वहां पर राज्य सरकार के लिए ये आवश्यक है, मस्ट है, मैंडेटरी है कि उस संबंध में वो नोटिफिकेशन जारी करें ऑफिशियल गजेट में। ये है सारी अंडरस्टैंडिंग। और यहां से क्वेश्चन बनेगा, टेक्निकल बताया मैंने सारा बात को। और अगर ऐसा होता है तो कौन करेगा अतिरिक्त बल की नियुक्ति? उससे क्वेश्चन आ जाएगा। इट शैल बी लॉफुल फॉर द डीजी और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड। तो कौन डिप्लॉय करेगा? यहां से क्वेश्चन बनता है। हु विल डिप्लॉय एडिशनल पुलिस फोर्स? नंबर 1 डीजीपी कर सकते हैं, नंबर 2 एनी अदर ऑथराइज्ड पुलिस ऑफिसर भी कर सकते हैं। या तो डीजीपी भी कर सकते हैं या कोई भी अन्य प्राधिकृत पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है। ठीक? और कैसे करेंगे? विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की सहमति के आधार पर करेंगे, सैंक्शन लेकर करेंगे उसमें। गॉट इट? बस बाकी लाइन तो मैंने समझाई थी, पढ़ना है केवल आपको। टू एम्प्लॉय एनी पुलिस फोर्स इन एडिशन, ये पूरी बात समझा चुका हूं, बस ये मेन क्वेश्चन यहां से आएंगे। ये रहा आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन। सेक्शन 15 किससे डील करता है? सेक्शन 15 डील्स विद व्हाट? क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन बन जाते हैं। सेक्शन 12 किसको डील करता है, 13 किसको डील करता है, 14 किसको डील करता है, 15 किसको डील करता है? 15 डील करता है क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल फोर्स, यानी कि अतिरिक्त पुलिस बल की वहां पर नियुक्ति किए जाना। ये ठीक है, अपने टेंट गाड़ दो, वहां पर देखा होगा आपने, छावनी बन जाती पूरी पूरी, उसे हम कहते हैं क्वार्टरिंग ऑफ द पुलिस इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। तो सेक्शन 15 डील करता है इसको। दूसरा क्या है? डिक्लेरेशन कैसे होगी? पढ़ा चुका हूं, पढ़ लीजिए फिर भी। डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टर्ब एरिया इज मेड कैसे? बाय प्रोक्लेमेशन। किसके द्वारा की जाती है डिक्लेरेशन? राज्य सरकार करती है। तो यहां पे ये ध्यान रखना, डिस्टर्ब्ड एरिया की डिक्लेरेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं करता है। डिस्टर्ब्ड एरिया की डिक्लेरेशन पुलिस ऑफिसर नहीं करते हैं। पुलिस ऑफिसर पुलिस बल नियुक्त करेंगे, लेकिन कोई एरिया डिस्टर्ब्ड है या नहीं है इसकी घोषणा
राज्य सरकार करेगी। अंतर समझ रहे? डिस्टर्ब्ड एरिया और अतिरिक्त बल की आवश्यकता की घोषणा, डिक्लेरेशन, राज्य सरकार करेगी। बलों की नियुक्ति पुलिस ऑफिसर करेगी। तो ध्यान रखना, पढ़िए। एडिशनल पुलिस डिप्लॉयड अंडर दिस सेक्शन इज इन एडिशन टू ऑर्डिनरी फिक्स्ड कॉम्प्लीमेंट। वहां पर, यहां पर जो पुलिस बल की नियुक्ति हो रही है, यहां पर जो पुलिस बल की नियुक्ति हो रही है, वो जो ऑलरेडी वहां पर पुलिस बल है उसके अतिरिक्त है, इन एडिशन टू दैट है। यहां से भी क्वेश्चन आता है। डिप्लॉयमेंट इज मेड, डिक्लेरेशन किसने करी? राज्य सरकार ने करी। यहां पर है वर्ड है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट कौन करेंगे? दो ऑफिसर हैं। नंबर 1 या तो डीजीपी हो, डीजीपी आईजी, या फिर अन्य ऑथोराइज्ड ऑफिसर, कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर हो, लेकिन कैसे? गवर्नमेंट की सैंक्शन के साथ। अब आ जाइए क्लॉज 3 पर। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 दी कॉस्ट। अब कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ सच एडिशनल फोर्स कैल बी बोर्न बाय इनहेबिटेंट्स ऑफ सच एरिया। जो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो कॉस्ट, एडिशनल पुलिस फोर्स, जो अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, उसका जो खर्चा, उसका वहन कौन करेगा? वहां के इनहेबिटेंट्स करेंगे, निवासी करेंगे। इसको हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन बिफोर फिल्म्स। अब आ जाइए 4th पर। लेकिन उसका जो मजिस्ट्रेट है, पढ़िए इसको, मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी करेंगे, शैल अपोर्शन सच कॉस्ट अमंग द इनहेबिटेंट्स। इतना पढ़ लीजिए। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी करेंगे और उसके आधार पर जो वहाँ के निवासी हैं, जो इनहेबिटेंट्स हैं, उनमें उस पोस्ट को बांट देंगे कि भाई आपको इतना इतना कलेक्शन करके हमें देना है। तो कौन करेगा कॉस्ट का अपोर्शनमेंट? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। कौन बियर करेगा, करता है उसको? इनहेबिटेंट्स करते हैं। और किस आधार पर करेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार, इसको पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द मजिस्ट्रेट जजमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव मीन्स विद इन सच एरिया ऑफ सच। इनहेबिटेंट्स का रिस्पेक्टिव मीन्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स, जो निवासी हैं उनके रिस्पेक्टिव मीन्स, मतलब उनके साधन कितने हैं, साधन क्या क्या हैं, रेस्पेक्टिव मीन्स के आधार पर उनका खर्चा डिसाइड करेंगे माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, कलेक्टर साहब। गॉट इट? तो ये वर्ड क्रूशियल है, रेस्पेक्टिव मीन्स के आधार। इसी बेस पर आपको मैं 3-4 एमसीक्यू करा देता हूं, पढ़िए। अपोर्शनमेंट यानी कि अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब खर्चे का बंटवारा, इज डन बाय होम? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। बेसिस क्या होगा अपोर्शनमेंट? बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट क्या होगा? मजिस्ट्रेट्स जजमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव मीन्स। मजिस्ट्रेट साहब का जजमेंट क्या है, उनका आकलन क्या है रेस्पेक्टिव मीन्स का। या कॉस्ट ऑफ एडिशनल फोर्स इज बोर्न बाय होम? अतिरिक्त बल की जो खर्चा वो कौन वहन करता है? इनहेबिटेंट्स ऑफ द एरिया, उस एरिया के निवासी करते हैं। तो मैंने यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उसके आधार पर जो एमसीक्यू थे वो भी मैंने करा दिए साथ साथ, ताकि आपको समझ जाए। अब ये आया सब क्लॉज 5। यहाँ सब क्लॉज 5 ये कहती है अंडरलाइन के लिए स्टेट गवर्नमेंट और एक शब्द एग्जम्प्ट, बस इतना कर लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वहां के निवासियों को या किसी खास वर्ग को एग्जम्प्ट कर सकती है कि भाई ठीक है, आपको अतिरिक्त बल के खर्चा देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई कॉस्ट से एग्जम्पशन कौन देगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं देगा, राज्य सरकार एग्जम्प्ट कर सकती है। तो जिन जिन वर्गों को, जिन जिन लोगों को राज्य सरकार ने एग्जम्प्ट कर दिया कि ठीक है आपको अतिरिक्त पुलिस बल की पैसे देने की जरूरत नहीं है, उनसे फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब खर्चा नहीं वसूलेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन करेगा एग्जम्पशन, कौन दे सकता है? स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। अब बताइए क्लॉज 6 पर। एवरी प्रोक्लेमेशन शैल स्टेट पीरियड फॉर विच इट इज टू रिमेन इन। ये खास बात है कि जो प्रोक्लेमेशन होगी उसमें ये मस्ट है, उसमें आवश्यक है कि पहले से पीरियड लिखा हो कि कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए ये अतिरिक्त पुलिस बल के वहां पर रहेगी। तो ये हो सकता है कि मान लीजिए 3 महीने के टाइम के लिए, तो 3 महीने से पहले ही शांति व्यवस्था मेंटेन हो जाती है, अतिरिक्त पुलिस बल को वापस ले सकते हैं। 3 महीने में भी नहीं हो सकती तो हो सकता है अगले 4-5
एज पर नीड उस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन जो टेक्निकल बात है और क्वेश्चन जहां से आएगा कि वो टाइम पीरियड मेंशन होना चाहिए। दोबारा पढ़ी लाइन को, एवरी प्रोक्लेमेशन शैल है, वर्ड यहां पर शैल स्टेट द पीरियड फॉर विच इट इज टू रिमेन इन फोर्स। उस पीरियड को लिखेंगे कि जिस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के मतलब समय सीमा, उस समय सीमा लिखी जाएगी कि कितने समय सीमा में इसको ये नोटिफाइड रहेगा, अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति रहेगी वहां पर। अब इनहेबिटेंट्स का मीनिंग पर एक्सप्लेनेशन पर आएगा, इनहेबिटेंट्स का मीनिंग आएगा। तो यहां पर खास बात क्या है, कौन किन किन व्यक्तियों को इनहेबिटेंट्स माना जाएगा। इनहेबिटेंट्स शैल इंक्लूड किन किन को, पर्सन्स हु देमसेल्फ, जो स्वयं, और बाय देयर एजेंट्स और सर्वेंट, जो अपने एजेंटों के द्वारा या अपने नौकरों के द्वारा, ऑक्यूपाई और होल्ड लैंड और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन सच एरिया, जो उस एरिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं स्वयं या अपने नौकरों के द्वारा, समझे। एंड लैंडलॉर्ड्स हु कलेक्ट्स रेंट ईदर देमसेल्फ और थ्रू सर्वेंट, और ऐसे लैंडलॉर्ड जो रेंट कलेक्ट करते हैं, वहां से लगान वसूल करते हैं। पुराना कानून है, कॉलोनियल कानून है 1961 लिखा हुआ। खास बात यह है, नोट विद स्टैंडिंग दैट दे डू नॉट एक्चुअली रिजाइड देयर, भले ही वो वहां पर वास्तविक रूप से रहते ना हो, रहते दिल्ली में हैं, लैंड उनका वहां पर है और वहां से बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, तो उनको वहां का इनहेबिटेंट माना जाएगा, समझे आप। तो इनहेबिटेंट की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है जो भले ही वहां ना रहते हो, शर्त यह है कि वहां से वो इनकम डिराइव करते हो और वहां पर उनकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अब इसके आधार पर क्या कुछ जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो लिख लीजिए। इनहेबिटेंट्स इंक्लूड्स, कौन को, किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, प्रॉपर्टी होल्डर्स, प्रॉपर्टी होल्ड करते हो जो, एंड एब्सेंटी होल्ड लैंडलॉर्ड्स, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का मतलब है ऐसे लैंडलॉर्ड जो वहां नहीं रहते हैं लेकिन क्या करते हैं, कलेक्टिंग रेंट्स, जो रेंट कलेक्ट करते हैं, तो उनको इनहेबिटेंट्स में इंक्लूड किया जाए। पर्पज ऑफ सेक्शन 15 क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर थ्रू एडिशनल पुलिस डिप्लॉयमेंट। तो सेक्शन 15 का जो उद्देश्य है वो क्या है, लोक व्यवस्था बना करके रखना अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट एनी क्लास ऑफ एग्जम्पशन कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 15 मस्ट स्टेट पीरियड ऑफ ऑपरेशन, सेक्शन 15 में जो प्रोक्लेमेशन होनी है उसमें समय सीमा लिखी जानी आवश्यक है, अति आवश्यक। तो डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों, भाइयों बहनों, ये समाप्ति हो गई आपकी धारा 15 की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी सेक्शंस इंक्लूडिंग सेक्शन 15 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपकी ड्यूटी है इन सबको बार बार देखें, पढ़ें, समझें, और अगर आपको लगता हो, आपको ऐसा लगता हो कि वाकई में इन सेक्शंस के साथ न्याय किया गया है, जस्टिस किया गया है, तो वीडियो की लाइक से पता चल जाएगा कि हाँ कितना प्रेज किया है। और आपसे मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, देखिए रिपीटेडली कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोचिंग भी करेंगे, वहाँ जाके फीस भी देंगे, आने करेंगे, टाइम भी देंगे, तो क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप कुछ कमेंट करें, कम से कम यूट्यूब के एल्गो में आएगा भाई, अच्छा कमेंट करें, बुरा कमेंट करें, न्यूट्रल रहें, कोई सजेशन दें, कुछ तो करें। और शेयर कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हो सकता है बहुत सारे लोगों की रीच में पहुंच जाए, बहुत से जरूरतमंद लोगों की हेल्प हो जाए आपकी। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं इसको शेयर करके अपने दोस्तों में, किसी का भला हो सकता है। और अपनी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए हमारी वेबसाइट को जरूर देखें, हमारे ऐप को जरूर देखें, और यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखें।